अब तक आपने देखा, धर्मपुर के सोमदत्त आश्रम में साहसी सुलोचना ने बूढ़े माली भैरव की मदद से कमला को बचाया और आश्रम की दीवार फांदकर भागी। रास्ते में उज्जैन से आए राजा विक्रमादित्य मिले, जो सुलोचना का पत्र पढ़कर खुद चले आए थे। विक्रम के सैनिकों ने आश्रम घेरा, सोमदत्त को गिरफ्तार किया और उज्जैन दरबार में उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया गया। चेले काला ने सब उगल दिया। 7 लड़कियां आश्रम में आई थीं, जिनमें से 4 का कोई पता नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बेताल ने विक्रम से 3 सवाल पूछे: साहस और डर, अनजान के लिए लड़ना और काला की सच्चाई पर क्षमा या दंड। अब आगे की कथा। विक्रम अभी भी चल रहे थे। कंधे पर बेताल था, पांवों तले शमशान की ठंडी मिट्टी थी और आसमान में एक अकेला तारा था जो डूबने से पहले अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। बेताल ने सवाल पूछे थे और अब चुप था। वो चुप्पी जो किसी धनुष की प्रत्यंचा खींची होने जैसी होती है, छोड़ने का इंतजार। विक्रम रुके। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा था कि बेताल, तेरे तीनों सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए पहले मैं उस धागे को पकड़ता हूं जो तीनों को एक साथ बांधता है। बेताल ने हंसते हुए कहा था कि बढ़िया, तो पकड़ो। विक्रम ने कहा था कि पहला सवाल, क्या डर और साहस एक साथ हो सकते हैं? सुलोचना ने खुद कहा था कि उसे डर था, मगर डर था तो भी वो रुकी नहीं। यही असली परिभाषा है साहस की। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। जो इंसान बिना डरे काम करता है, वो या तो बहुत अनुभवी है या बहुत लापरवाह। सुलोचना न अनुभवी थी न लापरवाह। वो एक साधारण लड़की थी जिसके पास सिर्फ एक बात थी कि अगर वो चुप रही तो एक बच्ची का जीवन बर्बाद होगा। ये एहसास उसके डर से बड़ा था, इसलिए वो साहसी थी और इसीलिए उसका साहस असली था। बेताल ने कहा था कि ठीक है, पहला जवाब मान लिया, अब दूसरा? विक्रम ने कहा था कि दूसरा सवाल, भैरव ने एक अनजान बच्ची के लिए जान जोखिम में डाली, क्या ये जानने वाले के लिए लड़ने से बड़ा है? यहाँ ध्यान देना होगा कि कर्तव्य का माप इस बात से नहीं होता कि हम किसे जानते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि सामने कितना अन्याय है और हम उसे देख सुनकर भी मुंह फेर सकते हैं या नहीं। भैरव 20 साल से उस आश्रम में था। उसने पहले भी देखा था, मगर चुप रहा, डर के मारे। जब सुलोचना आई और उसने वही देखा जो भैरव ने देखा था, तब भैरव के अंदर कुछ टूटा। उसे लगा कि अगर ये लड़की इस उम्र में लड़ सकती है तो वो बूढ़ा होकर भी लड़ सकता है। कमला उसकी अपनी नहीं थी, मगर वो इंसान थी और इंसान का दर्द देखकर आंख मूंदना अपने इंसान होने को छोड़ना है। इसलिए भैरव का लड़ना ना छोटा था ना बड़ा, वो जरूरी था, और जो जरूरी है उसका कोई माप नहीं होता। बेताल कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा था कि विक्रम, तुम हर बार कुछ ऐसा कह देते हो जो सोचने पर मजबूर कर दे। चलो, तीसरा सवाल। विक्रम ने कहा था कि तीसरा सवाल सबसे कठिन है। काला ने सब उगल दिया, जबकि वो खुद भी दोषी था। क्या सच बोलने से उसे क्षमा मिलनी चाहिए? बेताल ने कहा था कि हाँ, यही सवाल था। विक्रम ने एक पल रुककर कहा था, नहीं। बेताल ने कहा था कि नहीं। विक्रम ने कहा था कि सच बोलना एक गुण है, मगर यह दंड से मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं है। काला ने सच इसलिए नहीं बोला कि उसका मन बदल गया था, उसने सच इसलिए बोला क्योंकि उसे पता था कि अगर वो नहीं बोला तो बाकी बोलेंगे और उसकी स्थिति और बुरी होगी। ये सच्ची पश्चाताप नहीं थी, ये चतुराई थी। न्याय को इन दोनों में फर्क करना होता है। हाँ, सच बोलने के कारण उसे थोड़ी राहत मिल सकती है, शायद दंड की अवधि में कमी, मगर दंड से पूरी मुक्ति नहीं, क्योंकि वो 4 लड़कियां अभी भी लापता है और जब तक उनका पता नहीं चलता, काला का सच अधूरा है। बेताल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर उसने कहा था कि राजन, तुमने जवाब दे दिया, अब मुझे जाना होगा। विक्रम जानते थे क्या होगा। शव उनके कंधे से उड़ा और वापस उसी पीपल की डाल पर जा लटका। विक्रम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में वो डाल की शव था और बेताल की ठंडी हंसी हवा में घुलती जा रही थी। वो फिर उसी ओर चल दिए, मगर उस रात की कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन उज्जैन के दरबार में एक और सुनवाई थी। काला को अलग से पेश किया गया था। विक्रम के न्याय मंत्री धर्मदत्त ने कहा था कि राजन, इस व्यक्ति ने सहयोग किया है, कई लोगों की राय है कि इसे माफ कर दिया जाए। विक्रम ने पूछा था कि वे 4 लड़कियां कहाँ हैं? काला चुप रहा। विक्रम ने फिर पूछा, कहाँ हैं वे? काला ने धीरे से कहा था कि वो नहीं जानता। विक्रम ने कहा था कि तो फिर तुम्हारा सहयोग अधूरा है। जब तक वे लड़कियां मिलती नहीं या उनका सच सामने नहीं आता, तुम्हारा दंड चलता रहेगा। अगर तुम्हें कुछ याद आए, कोई जगह, कोई नाम, कोई रास्ता, तो उसी दिन तुम्हारी स्थिति पर दोबारा विचार होगा।
काला ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में कुछ हिला। शायद वो पहली बार सच में डरा था। वो डर सजा का नहीं था, वो डर इस बात का था कि एक राजा उसकी आंखों में देखकर सच और झूठ का फर्क जानता था। 3 दिन बाद काला ने जेल में एक संदेश भेजा। उसने बताया था कि एक लड़की को, जिसका नाम मीरा था, सोमदत्त के एक पुराने संपर्क के पास विंध्य की पहाड़ियों के उस पार एक गांव में पहुंचाया गया था। उस गांव का नाम था कालाहाटी और वहां एक व्यक्ति था जिसे लोग सेठ गोवर्धन कहते थे। विक्रम ने उसी दिन अपने 2 विश्वस्त दूतों को कालाहाटी की ओर भेजा। कालाहाटी एक छोटा सा गांव था, विंध्य की घनी पहाड़ियों के बीच, जहां रास्ते टेढ़े थे और बाहर के लोग कम आते थे। सेठ गोवर्धन वहां का सबसे रसूखदार आदमी था। उसके पास जमीन थी, लोग थे और एक ऐसी चुप्पी थी जो पैसों से खरीदी जाती है। दूतों ने गांव में पहुंचकर धीरे धीरे पूछताछ शुरू की। 2 दिन लगे और तीसरे दिन एक बुढ़िया मिली। गांव के किनारे पर रहती थी, अकेली। उसने दूतों को घर के अंदर बुलाया और दरवाजा बंद करके धीरे से कहा कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहां है, मगर सेठ को पता चला तो वो बच नहीं पाएगी। दूतों ने उसे भरोसा दिलाया। बुढ़िया उन्हें अपने घर के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गई। वहां एक लड़की थी, मीरा, 17 साल की, पतली, आंखें खोखली जैसे अंदर से कुछ बुझ गया हो। उसने दूतों को देखा और पहले पीछे हट गई। बुढ़िया ने उसे समझाया कि ये उज्जैन के राजा के आदमी है। मीरा कांपती रही। फिर उसने धीरे से पूछा था, क्या आप घर जा सकती हो? दूतों में से एक की आंखें भर आईं। मीरा को उज्जैन लाया गया। उसके पिता, जो महीनों से बेटी को ढूंढ रहे थे, दरबार में बुलाए गए। जब वो मीरा को देखकर दौड़े और उसे गले लगाया तो दरबार में उस दिन कोई शोर नहीं था। सिर्फ एक पिता की हिचकी थी और एक बेटी की चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। विक्रम ने सेठ गोवर्धन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसके और सोमदत्त के संबंधों की पूरी जांच शुरू हुई। बाकी 3 लड़कियों की तलाश अभी जारी थी। उधर सुलोचना अपने गांव मधुकूट वापस जा चुकी थी। उसके पिता रमाकांत उसे लेने उज्जैन आए थे। आंखों में आंसू और होठों पर कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता। उन्होंने सुलोचना को देखा, उसका माथा चूमा और कहा था कि बेटा, तू डरी नहीं? सुलोचना ने कहा था कि डरी तो थी बाबा, बहुत डरी थी, मगर डर कर रुकी नहीं, बस इतना ही हुआ। रमाकांत ने उसे कसकर थाम लिया। विक्रम ने जाते वक्त रमाकांत से कहा था कि इस लड़की की परवरिश अच्छी की है आपने, ये फक्र की बात है। रमाकांत की छाती चौड़ी हो गई। कमला को उसकी मां मिल गई थी। मां की तबीयत अब ठीक थी। कमला ने घर पहुंचकर पहले मां को देखा, फिर उसके गले में लिपट गई और बहुत देर तक नहीं छोड़ा। भैरव को विक्रम ने उज्जैन में रहने का निमंत्रण दिया था। एक छोटी सी नौकरी, एक घर, एक सम्मान। भैरव ने पहले मना किया, कहा था कि वो तो एक साधारण माली है। विक्रम ने कहा था कि साधारण माली नहीं, वो इंसान है जो टूटी लाठी लेकर 3 लोगों के सामने खड़ा रहा। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। भैरव ने हाँ कर दी। बेताल की कहानी खत्म हुई थी, मगर विक्रम के मन में कुछ था जो खत्म नहीं हुआ था। वो रात को महल की छत पर बैठे थे। नीचे उज्जैन सोया हुआ था। मंदिर की घंटियां दूर से बज रही थीं। हवा में चमेली की खुशबू थी और आकाश वही था जो हर रात होता था, विशाल, शांत और उदासीन। विक्रम सोच रहे थे उन 3 लड़कियों के बारे में जो अभी भी नहीं मिली थीं। न्याय आधा हो गया था। सोमदत्त को दंड मिला था। काला जेल में था। गोवर्धन की गिरफ्तारी हो चुकी थी, मगर जब तक वे 3 लड़कियां नहीं मिलती, ये न्याय पूरा नहीं था। उनके मंत्री धर्मदत्त ने पास आकर कहा था कि राजन, आप सो नहीं गए? विक्रम ने कहा था कि जब तक काम अधूरा हो, नींद नहीं आती। धर्मदत्त ने कहा था कि राजन, हर न्याय पूरा नहीं होता। कभी कभी इंसान जितना कर सके उतना करके रुकना पड़ता है। विक्रम ने कहा था कि जानता हूं, मगर रुकूंगा नहीं। धर्मदत्त मुस्कुराए और चले गए। विक्रम आकाश को देखते रहे। अगले दिन दरबार में एक नया मामला आया। एक आदमी आया था उज्जैन के पास के एक गांव से। उसके हाथ में एक पुराना छत्र था, 5 डंडों वाला, सोने से मढ़ा हुआ, और उसके ऊपर कुछ ऐसे चिन्ह थे जो किसी साधारण राज्य के नहीं लगते थे। उस आदमी ने कहा था कि यह छत्र उसे एक खंडहर में मिला था और उस खंडहर में कुछ और भी था जो उसने किसी को नहीं बताया। दरबारी उस छत्र को देखकर सकते में थे। विक्रम ने छत्र उठाया, उसे पलटाया। उसकी नक्काशी में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो उज्जैन के इतिहास से जुड़ी थी, मगर जिसे कोई नहीं जानता था। धर्मदत्त ने धीरे से कहा था, राजन, ये पंचदंड छत्र है। विक्रम की आंखें संकरी हुईं।
क्या ये वही छत्र था जिसके बारे में पुरानी पुस्तकों में लिखा था, वो छत्र जो किसी महान राज्य का प्रतीक था और जो कभी किसी युद्ध में खो गया था? क्या उस खंडहर में जो था वो उज्जैन के किसी भूले हुए रहस्य की चाबी थी? और क्या बेताल को इस छत्र के बारे में पहले से पता था? और क्या यही वजह थी कि उसने काला के सवाल के जवाब में अगली कथा का बीज बोया था? अगली कथा सिंहासन बत्ती सी।